हेलो छात्रों, नमस्कार। हमारे ब्राइट फ्यूचर चैनल बाय जगत सिंह में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सैम्पल पेपर, है ना। हमारा अनुमान है कि 2023-24 वाला जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए इसमें से क्वेश्चन लग जाएंगे, है ना। हम आशा करते हैं इसमें से काफ़ी क्वेश्चन लगेंगे। तो हमने क्वेश्चन है ना, ये सैम्पल पेपर बनाया है और ये अधिकतम हमने 80 अंक का बनाया है। कुल इसके लिए जो सामान्य निर्देश है वो पढ़ते हैं। प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्नों के, है ना, कुल 5 खंड ABCD हैं। देखिए छात्रों, ये समय गलत है, इसे 3 घंटे कर लेना, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 12 तक 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जैसा कि आप सभी देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 से 18 तक प्रत्येक 2 अंक के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में, है ना, से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले 40-50 होते थे, ये थोड़े समय ये बढ़ा देंगे। शब्दों की संख्या इस बार थोड़ी बढ़ रही है। कल मैंने एक वीडियो जारी किया था, उसमें भी ये, है ना, मैंने बताया था। और ये क्या है, प्रश्न संख्या 19 से 23 तक 4 अंक के हैं। इनकी जो शब्दों की समय सीमा 100 से 120 कर दी गई है। और है ना, 4 अंकों के 2 प्रश्नों के में आंतरिक विकल्प भी दिया गया है। और प्रश्न संख्या 24 से 26 ये कार्टून और गद्यांश मानचित्र कार्टून पर आधारित है। तीनों प्रश्न, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगता, ये 10-15 मिनट में हो जाता है। और ये जो है प्रश्न संख्या 27 से 30 6 अंक के हैं। 170 से 180 शब्दों के बीच में लिखना है। इसका ज़रूर नहीं है 170 ही हो, कम भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। और 6 अंकों के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प होता है। अच्छा, इनमें अब एक इस प्रकार के जो आज का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, इसमें आपके लिए एक विशेषता है। जो हमारा प्लस बॉक्स होता था ना, बॉक्स में जो क्वेश्चन दिए होते थे, कोई बातें लिखी हुई थी, उनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता था। अब वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और एक बात और है, जैसे ये प्रश्न संख्या, ये कोई इसका विकल्प दिया होगा, अथवा दिया होगा, तो अथवा भी उसी लेसन से होगा जिससे पहला प्रश्न होगा, ताकि प्रश्न संख्या, है ना, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का किस पाठ से आ रहा, वो निश्चितता बनी रहे। अब छात्रों, हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित को काल के, है ना, काल अनुक्रमित क्रम में लिखिए, काल क्रमानुगत लिखिए। ये प्रश्न आता है ना। और ये प्रश्न थोड़ा सा हमारे लिए कठिन भी हो जाता है आप लोगों के लिए, कि इसमें हमें चारों ही आने चाहिए। अब जैसे पहला है, अफ़गानिस्तान पर सोवियत, है ना, सोवियत आक्रमण। ये सोवियत आक्रमण कब हुआ था छात्रों? ये हुआ था 24 दिसंबर 1979, है ना। और ये रहा था 15 फरवरी 1989 तक, या है ना 1979 से 1989 लिख सकते हैं। और तजाकिस्तान में जो गृह युद्ध की समाप्ति है, ये हुई है 1992 से चला 1997 तक, 1992 से 1997। तो समाप्ति जो हुई है वो 97 में हुई है, ठीक है। और ये जो कट्टरपंथियों द्वारा, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों द्वारा एक, है ना, सैन्य तख्तापलट, ये हुआ 1991 में। और रूसी जो क्रांति ये हुई थी 1917 में। अब छात्रों, सबसे पहली घटना तो ये एक है, 1 नंबर पर तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 1917 के बाद अब यहाँ 1991 है या 97 है या 79-89, है ना, तो नंबर 2 पर ये आ जाएगा। क्लियर हो गए। और ये है अब 91 और 97-92, तो ये नंबर 3 पर आ जाएगा, ये नंबर 4 पर आ जाएगा। अब इसमें देखिए आप, तो हमारा जो नंबर 1 पर आ रहा है वो आ रहा है 4th वाला। अब 4th नंबर 1 पर कहाँ आ रहा है? इसमें आ रहा है, C में। और इसके बाद आ रहा है हमारा ये 1 पर कौन आ रहा है?
ये तो फोर्थ आ गया और 1 नहीं आ रहा ना इसमें। तो देखिए कौन सा उत्तर बनेगा इसके लिए, आप कौन सा उत्तर बनेगा, ये है हमारा 1, हाँ ये है 79 से 89। तो ये आएगा हमारा 2 नंबर पर, हमने इस पर 2 नंबर लिखा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर हमारा 3rd आ जाएगा और फिर 2, ये 4th नंबर पर आ जाएगा। तो इसके लिए हमारा ये उत्तर छात्रों सही हो जाएगा। अब आप इस प्रश्न से भली भांति समझ गए होंगे कि इसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। तो ये काफ़ी लेबोरियस प्रश्न हो जाते हैं और इनको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। अब आगे चलते हैं छात्रों, ये ना ये थोड़ा आसान प्रश्न है। ये किस मध्य एशिया, है ना, ये कलर उठा लेते हैं, किस मध्य एशिया के देश के राष्ट्रपति ने खुद को सत्ता में पहले 10 साल के लिए नियुक्त किया और इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया गया। तो छात्रों, है ना, इसका हो जाएगा हमारा, ये है तुर्कमेनिस्तान, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये है, अस्त्र नियंत्रण पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय है। अस्त्र नियंत्रण है ना, अस्त्र नियंत्रण, अस्त्रों पर नियंत्रण करना पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय है। कैसे? यह सैन्य कार्रवाई को रोकता है, ये गलत है। और क्या है? यह सैन्य हमले के खिलाफ बचाव के लिए, है ना, समन्वय करता है, तो ये भी गलत है। और यह हथियारों के अधिग्रहण, है ना, अधिग्रहण या विकास को नियंत्रित करता है, ये बात सही है। यह युद्ध जैसी स्थिति को रोकने से संबंधित है, ये बात भी सही नहीं। तो इसका उत्तर जो हमारा यही सही है, सी ही सही है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, तय करता है कि गलतफहमी या वहाँ के कारण झगड़ा युद्ध तक न पहुँचे, झगड़ा युद्ध का रूप ना ले ले। अगर हमारे आपस में क्या है, गठबंधन बनाना भी नहीं है, शक्ति संतुलन भी नहीं है, अस्त्र नियंत्रण, यदि विश्वास बहाली है, यदि हमें आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास है, तो ये हमारा, है ना, ये जो विश्वास बहाली है तय करती है कि गलतफहमी या वहाँ के कारण झगड़ा युद्ध तक ना पहुँचे। तो ये आप समझ गए होंगे छात्रों। अब थोड़ा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है 5 क्वेश्चन जो है इसको हमें, ये भी थोड़ा कठिन हो जाता है क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से है ना सुमेलित कीजिए। अब इसको देखेंगे, जैसे ये है कोरुडलेरा क्षेत्र के मूलवासी, और ये है मापुसो चटगांव पर्वतीय क्षेत्र के आदिवासी, पूना मूल निवासी। ये देशों के नाम है चिले, बांग्लादेश, फिलीपींस, पनामा नहर के पूर्व में। अब जैसे ये हमारा ए है तो ये हमारे जो हैं, ये है कोरुडलेरा क्षेत्र के मूलवासी, ये हैं फिलीपींस, इसको इससे जोड़ देंगे। और बी है हमारे मापुसे, इसे चिले से जोड़ देंगे, ये इससे बनता है। और इसके बाद है सी में है चटगांव पर्वतीय क्षेत्र के आदिवासी, और चटगांव, है ना, ये चटगांव पर्वतीय क्षेत्र के आदिवासी बांग्लादेश में हैं। और ये है पूना मूल निवासी पनामा नहर के पूर्व में है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने हल कर दिया है और इसमें हमारा उत्तर ए बन जाएगा। छात्र समझ पा रहे होंगे। अब आप आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 है अभिकथन और कारण आर। आ नहीं पाएगा, एक बार पहले पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, ये कहता है निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन ए के एक कथन के बाद कारण आर का कथन दिया गया है, उत्तर के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब ये है अभिकथन ए। अभिकथन ए शायद अब आ जाएगा, आ जाए। अभिकथन क्या कहता है छात्रों? अभिकथन कहता है शीत युद्ध के दौरान उत्तर के, है ना,
औद्योगिक देशों ने संसाधनों के निरंतर सुनिश्चित करने का प्रयास किया। शीत युद्ध के दौरान उत्तर के औद्योगिक देशों ने, है ना, संसाधनों के निरंतर सुनिश्चित करने का विकास किया। और कारण क्या है, उन्होंने दोहन स्थलों के पास सैन्य बलों को तैनात किया। अब इसमें तो मुझे लग नहीं रहा है ये क्या है, शीत युद्ध के दौरान उत्तर के, ये बात सही है। और ये क्या, उन्होंने दोहन स्थलों के पास, ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसके लिए आपका हो जाएगा बी। तो ये हो जाएगा अभिकथन और कारण, है ना, दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं छात्रों। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष का नाम बताइए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष का नाम है आचार्य नरेंद्र देव। तो इस पर निशान लगा देंगे। और 8वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम लोकसभा चुनाव 2 बार डाले गए और अंत में संपन्न हुए, है ना। कब संपन्न हुए ये देखना है। और ध्यान से प्रश्न को सुने। स्वतंत्रता के बाद प्रथम लोकसभा चुनाव में 2 बार मत डाले गए और अंत में कब संपन्न हुए, ये आपको बताना है। ये अक्टूबर 51 से फरवरी 52 तक चला था चुनाव, है ना। काफ़ी लंबा चुनाव खिंच गया था, और इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ लिख देंगे। और अक्टूबर 1951 से फरवरी 52 के अंत में संपन्न हुए। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चीनी नेता जिनके साथ दलाई लामा ने 1956 में भारत के अधिकारी यात्रा की। अब चीनी नेता का नाम बताना है, और ये थोड़ा मुझे आगे करना पड़ेगा इसे। तो चीनी नेता है, और ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, ये उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री चाव इन लाई। तो इसमें सही कर लें आप इसे, प्रधानमंत्री, थोड़ा गलती हो गई है इसमें, है ना, चाव एन लाई। ठीक है छात्रों, इस प्रश्न को इस प्रकार से कर लेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 और 10 मैंने बताया था आपको कल जब बता रहा था, तो कि उसमें ये अभिकथन और कारण के ऊपर प्रश्न बनेगा। अब ये क्या है प्रश्न, इसे पढ़ते हैं, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ये प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन ए के एक कथन के बाद कारण आर कथन दिया गया, उत्तर के रूप में उपयुक्त विकल्प चुनिए। अभिकथन क्या कहता है, संविधान की 5वीं अनुसूची आदिवासियों को उनकी प्रथाओं और प्रथागत कानूनों को संक्षिप्त संरक्षित करने की स्वायत्ता देती है, ये बात सही है। और एक कारण क्या है, पूर्वोत्तर में जटिल राजनीतिक समस्याओं को हल करने में यह प्राविधान महत्वपूर्ण साबित हुए हैं, ये सही नहीं है। तो इसके लिए देखो इसमें से कौन सा बनेगा, अभिकथन कारण दोनों सही है ना, स्पष्टीकरण ये बिल्कुल गलत है। इसमें अभिकथन इसका बनेगा, अभिकथन सही है लेकिन कारण इसका गलत है, ये बनेगा इसका उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं छात्रों। 2 ले लेते हैं एक साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस देश की स्वतंत्रता की शीघ्र प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर गंभीर प्रयास किया। भारत ने किस देश की स्वतंत्रता की शीघ्र प्राप्ति के लिए, अब देखिए किस देश के लिए किया था छात्रों, ये किया था इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है, बोडो समुदाय, है ना, बोडो किस राज्य से संबंधित है, बोडो जो समुदाय है असम राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर हम असम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे जो बहुविकल्पी प्रश्न थे ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? भारत भूटान संबंधों की विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। अर्थात भारत और भूटान के बीच जो संबंध हैं, है ना, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। छात्रों, भारत के, है ना, भारत और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भारत तो भूटान के बहुत से मामलों में मदद करता है ना, और भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गोरिल्ला को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ दिया है, भगा दिया है ना। जो भारत में आक्रमण करने की सोचते हैं उनको भगा दिया है। भूटान के इस कदम से भारत को, है ना, बड़ी मदद मिली है। और क्या है, भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है, और, है ना, भूटान को विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा जो अनुदान है वो छात्रों भारत से मिलता है। अतः भारत और भूटान के बीच जो संबंध हैं वो बड़े अच्छे हैं, मधुर हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? ये है भारत की सुरक्षा राजनीति के किन्हीं दो घटकों का विश्लेषण कीजिए, है ना। या भारत की जो सुरक्षा राजनीति है, या सुरक्षा नीति भी कहें, राजनीति ना कहें कि सुरक्षा नीति कहें, तो उसके हमें दो घटकों के ऊपर बात करनी है ना। अब क्या बन सकते हैं इसमें? सुरक्षा नीति का पहला घटक, है ना, सैन्य क्षमता को मजबूत करना है ना। भारत को अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करनी होगी, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों के हमले होते रहते हैं, है ना। इतिहास बताता है कि भारत पर पड़ोसी देशों के हमले होते रहते हैं, जैसे चीन है, पाकिस्तान है। तो ये भारत की सैन्य क्षमता मजबूत होनी चाहिए। भारत के 1998 में 1998 में परमाणु परीक्षण करने के फैसले को उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने सुरक्षा का तर्क दिया था, है ना। और अपनी सुरक्षा हेतु, है ना, अपने को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदा और संस्थाओं को मजबूत करना भी भारत का उद्देश्य है। और देश की जो अंदरूनी समस्याओं से निपटने की तैयारी भी भारत को करनी होगी, क्योंकि यदि हम अंदरूनी समस्याओं से जूझते रहेंगे तो भाई इस तरह के जो हमले होंगे उनको हम सही मुँह तोड़ जवाब नहीं दे पाएंगे। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्र में कई उग्रवादी समूह या संगठनों ने समय समय पर, है ना, इन प्रांतों को भारत से अलग करने की कोशिश की है। ये जो कई राज्यों के नाम बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ संगठन हैं या उग्रवादी संगठन हैं जो इन हिस्सों को भारत से अलग करने का प्रयास करते रहते हैं, किंतु सफल नहीं हो पाते हैं। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। और छात्रों, भारत में अर्थव्यवस्था को इस प्रकार विकसित करने के प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से मुक्ति मिले, है ना। गरीबी और अभाव से हमें छुटकारा मिले। अब ये प्रश्न हमारा 14 कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न, है ना, हमारा आता है, इसमें से दो घटक पूछे, कोई से आप दो बता देना, है ना, तीन भी बता सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़रूरत हो उतना ही लिखना है आपको पेपर में। क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन्हीं दो अंतरों का वर्णन कीजिए। बड़ा आसान प्रश्न है ना। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व दिया गया, दूसरी में उद्योगों को दिया गया। फिर भी इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में अंतर। इसको पेज के दो, है ना, आप कागज के दो हिस्से करके भी लिख सकते हैं, या, है ना, 1 और 2 करके भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर जोर दिया गया, मैंने बताया, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। भारी उद्योगों का मतलब है उद्योगों के भी उद्योग, जहाँ पर उद्योग लगाने के लिए जो हमें मशीनरी बनती हैं और उनको बड़े उद्योग कहते हैं, जहाँ, है ना, मशीनरी का निर्माण होता है। और हमें कोई भी उद्योग लगाने के लिए मशीन चाहिए। और छात्रों, पहली योजना का जो मूल मंत्र था वो था धैर्य रखना, धीरज रखना, लेकिन दूसरी योजना की जो कोशिश थी वो थी तीव्र गति से विकास, तेज गति से विकास करना, है ना। तो ये इसका उद्देश्य रहा था। तो ये आप कैसे भी लिख सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 16 है,
प्रथम चुनाव करते समय चुनाव आयोग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, है ना। ये पहला जो पार्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसमें देखेंगे बहुत ही आसान प्रश्न है। वैसे ये जो छात्र क्लास में सुन लेते हैं उनके लिए बहुत आसान है। जैसे हम 1950 में चुनाव आयोग का गठन हो गया, हम लोगों ने सोचा अब तो बहुत जल्दी चुनाव हो जाएंगे, मगर चुनाव कराना इतना आसान नहीं था चुनाव आयोग के लिए। तो इसमें आपको 2 नंबर का सवाल है, 2 ही समस्याओं के ऊपर बात करनी है। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन नहीं हुआ था, वो करना ज़रूरी था, और इस काम में बहुत समय लग गया। इतना बड़ा देश, भारत की ऐसी भौगोलिक स्थिति, इस तरह का, है ना, सीमांकन करना आसान काम नहीं था। छात्रों, मतदाता सूचियां भी नहीं थी, है ना। मतदाता सूचियों का मतदाता सूची बनाई गई और उसमें क्या गड़बड़ हुई, लोग, भारत के जो लोग हैं, यहाँ पुरुष प्रधान देश रहा है, तो यहाँ महिलाओं का नाम छुपाते हैं। मतदाता सूची को जब पहले प्रकाशित किया गया, पहला प्रारूप निकाला, तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज ही नहीं है, है ना। अला की बीवी, फला की बीवी, ऐसे लोगों ने नाम लिखवा दिए। अपनी पत्नियों के नाम लिखवाते भी लोगों को शर्म लग रही थी। और छात्रों, उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। उन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सदस्य चुनने थे, और मतदाताओं में महज 15% लोग ही साक्षर थे। छात्रों, 85% लोग निरक्षर थे या अनपढ़ कहें, इस कारण से। और वो लोग लोकतंत्र का मतलब ही नहीं समझते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि चुनाव क्या है। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के विषय में सोचना पड़ा। मैं क्लास में बताता हूँ कि, है ना, पहले दो चुनाव में चुनाव आयोग को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ये है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशियाई और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के समक्ष, जो नए नए देश आज़ाद हुए, उनके समक्ष आई सुरक्षा चुनौतियों का वर्णन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब समझ गए होंगे आप। 1939 से 1945 के बाद जो नए नए देश आज़ाद हुए हैं, उनके सामने चुनौतियां कैसी आई। तो छात्रों, इन देशों को सीमा के पार से खतरा था, सीमा के दूसरी तरफ से खतरा था, साथ ही भीतर से भी खतरे की आशंका थी। सेम हमारे देश वाली स्थिति थी, है ना। बाहर से भी खतरा, अंदर से भी खतरा। अंदर से खतरा जो हमारे आपस में आंतरिक तनाव होते हैं, वो खतरे का कारण बनते हैं। अलग राष्ट्र बनाने पर तुले अंदर के अलगाववादी आंदोलन से भी इन देशों को खतरा था, और सीमा पार से आतंकवाद का भी बड़ा खतरा था, है ना। और कई प्रकार के इस प्रकार खतरे रहे हैं। और नव स्वतंत्र हुए देश घनी आबादी वाले देश थे, गरीब देश थे, गरीबी से जूझ रहे थे, और इनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, और ये गरीबी की समस्या से जूझते रहे। ये इसके समस्याएं हैं। तो ये आपने देख लिया छात्रों। और अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 18 प्रश्न क्या है हमारा। 1975 के आपातकाल से सीखे हुए 2 सबकों को समझाइए, है ना। आपातकाल से हमने क्या क्या चीज़ सीखी या हमारी क्या समझ बढ़ी, आपातकाल में जो हमने झेला, है ना, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र की ताकत भी पता लग गई और कमजोरी भी पता लग गई, है ना। तो ये हमने सीखा है। आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र को मिटा पाना बहुत कठिन है ना, क्योंकि विपक्ष ने उस समय लोकतंत्र बचाओ के नाम पर ही चुनाव लड़ा था। और क्या है, आपातकाल से संविधान में जो लिखित आपातकाल के प्राविधान है, उसमें कुछ उलझन थी, है ना, और ये प्रकट हुई जिन्हें सुधार लिया गया। उसमें जो उलझन थी उसे सुधार लिया गया था। और अब अंदरूनी आपात सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है, अर्थात
आंतरिक विद्रोह के कारण या आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, जबकि विद्रोहियों ने जब तक हथियार ना उठाए हों। यदि वो हथियार उठा लेते हैं तो सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, तब ये जो आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आपातकाल की घोषणा है ना मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगी, और मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह राष्ट्रपति के पास उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि 1975 का जो आपातकाल था वो मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह के बिना ही लगा दिया गया था। हालांकि बाद में मंत्रियों से है ना साइन करा लिए गए थे। और आपातकाल में प्रत्येक नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हुआ, क्योंकि उनके अधिकारों का हनन हुआ था उस समय। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका भी निभाई है। अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी है हमारा भारत की परमाणु नीति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की जो परमाणु नीति है इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कैसे हैं ये? और देखिए जहाँ भी अथवा का प्रश्न आएगा वो उसी लेसन से आएगा। अब भारत कैसा? तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए भारत है ना, नेहरू जी चाहते थे कि भारत का तीव्र गति से विकास हो। नेहरू जी ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया है ना, टेक्नोलॉजी पर अपना विश्वास जताया। नेहरू जी की औद्योगिकीकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम भी था। इसकी शुरुआत कब हुई? 1940 के दशक में है ना, 1940 के अंतिम वर्षों में हुई, और किनके द्वारा? होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हुई। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के इस्तेमाल के लिए परमाणु ऊर्जा बनाना चाहता था। भारत इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। भारत ने ये भी कई बार कहा है कि भारत परमाणु हथियारों का उपयोग पहले नहीं करेगा। हाँ, यदि भारत पर हमला होता है तो भारत उसका जवाब अवश्य देगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू और है ना क्या है ये भेदभावपूर्ण नीति है, जो है ना हथियारों पर रोक लगा रहे थे। उन लोगों ने पहले हथियार बना रखे थे और नए देशों को बनाने से मना कर रहे थे। परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो सके। और भारत परमाणु हथियारों के खिलाफ है, इसलिए महाशक्तियों पर परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया जाए। भाई भारत चाहता था ये तो जिन महाशक्तियों ने हथियार बना रखे हैं वो भी अपने निरस्त कर दें, तो भारत में नहीं बनाएगा। आपने तो बना लिए, नए हथियार बनाने के लिए रोक लगा रहे थे। भारत परमाणु अप्रसार संधि को हमेशा से भेदभावपूर्ण मानता आया है ना। जान गए होंगे क्यों भेदभावपूर्ण माना? खुद ने हथियार बना लिए, दूसरों को बनाने के लिए रोक रहे हैं, इसलिए भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। और क्या है, भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया। इसे शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया गया। भारत का कहना था कि वह अणुशक्ति का सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में ही हल करेगा, इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ये प्रश्न था इसका। अब हम आते हैं प्रश्न 20 की तरफ। प्रश्न 20 क्या कहता है छात्रों? प्रश्न 20 है, उन घटनाक्रमों पर चर्चा करें जिन्होंने सोवियत संघ के आंतरिक संकट को बढ़ाया और जिसने इसके विघटन को तीव्र कर दिया। ये छात्रों 4 नंबर का क्वेश्चन है और बात करेंगे हम 1991 के आसपास की, है ना। 1991 के आसपास सोवियत संघ में क्या घट रहा था उसकी चर्चा करेंगे। छात्रों, गोर्बाचेव उस समय यहाँ के राष्ट्रपति थे। उन्होंने आर्थिक सुधार किए, है ना, और वो थोड़ा लिबरल है ना तरीके से राजनीति करना चाहते थे। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की पहल की। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त जैसी नीति इन्होंने अपनाई और लोकतंत्रीकरण की नीति अपनाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। वो और ज़्यादा जितना है ना मिल रहा था उससे और ज़्यादा चाह रहे थे। और छात्रों, 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया
और तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद लग चुका था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ दबदबा रहता था। वह कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाली शासन में नहीं जाना चाहते थे। सत्ता सोवियत केंद्र से गणराज्य की ओर खिसकने लगी, और ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो अपने को संप्रभु है ना या स्वतंत्र राज्य मानते थे। छात्रों, सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था, है ना। यहाँ पर बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, भ्रष्टाचार फैल गया था, है ना। सोवियत संघ के जो अफसर थे वो अफसरशाही के नशे में चूर थे, है ना। अफसरशाही सब दिखाना चाहते थे और भ्रष्टाचार यहाँ पर फैल गया था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया, और वह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी, क्योंकि जवाबदेही तो लोकतंत्र में ही होता है। गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा व्यवस्था के पतन का कारण बनी, है ना। सोवियत संघ के पतन का कारण बनी। गोर्बाचेव की अज्ञानता और उनका उदारवादी दृष्टिकोण पूर्वी यूरोप में साम्यवादी जो विरोधी ताकतों थी उनको मजबूत किया, और नतीजा ये हुआ चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया और पूर्वी जर्मनी में साम्यवादी शासकों की सरकार गिर गई, और इस अचानक हुए घटनाक्रम ने सोवियत संघ के विघटन के मार्ग को प्रशस्त किया, मजबूत किया। अर्थात इस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हुआ। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 21 पर देखें तो ये है संघर्ष के बावजूद। यहाँ थोड़ा सा आप यहाँ इसमें से और लिख लेंगे, ये हो जाएगा संघर्ष, है ना। संघर्ष के बावजूद श्रीलंका ने काफ़ी आर्थिक विकास दर्ज किया और मानव विकास के उच्च स्तर को दर्ज किया। कथन पर टिप्पणी कीजिए, है ना। इन्होंने जो किया है किस तरह से किया है इसके बारे में। विकास क्या है, यहाँ संघर्ष ही बने रहे हैं। संघर्ष किसका, तमिलों का और सिंहलियों का, है ना, चलता रहता है। तो छात्रों, 1983 से जातीय संघर्ष की चपेट में होने के बावजूद श्रीलंका ने अपनी अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया है, जो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है। ऐसे लिख सकते हैं, जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। अर्थात श्रीलंका ने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण किया है। और छात्रों, दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, और इस देश का प्रति व्यक्ति जीडीपी दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। और छात्रों, अंदरूनी संघर्षों को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखा है। छात्रों, अब इसका जो अथवा है प्रश्न, वो भी इसी पाठ से मिलेगा, है ना। अब ये निश्चित हो गया है, जो अथवा वाला प्रश्न है वो उसी पाठ से मिलेगा। क्या है छात्रों, ये है पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र की राह में कौन सी बाधाएं हैं। तो प्यारे छात्रों, ये प्रश्न लगभग हर साल ही आता है ना। तो इसे थोड़ा ध्यान देंगे। पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र न रह पाने के कारण कौन कौन से हैं। अब छात्रों, इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के निम्नलिखित कारण हैं। क्या कारण हैं, या ये प्रश्न अक्सर आता है। और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं है। जब पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है तो किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का यहाँ पर कोई दबाव नहीं होता। इस वजह से, है ना, अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए यहाँ बढ़ावा मिलता है ना। जो भी इस तख्ता पलट करते हैं उनको बढ़ावा मिल जाता है। अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ के कारण भी, है ना, यहाँ पहले समय में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। और क्या है, तो यहाँ पर अमेरिका की भी थोड़ा सा दखल अंदाजी रहती है। और छात्रों, पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है ना। छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं,
इस वजह से सेना को यहाँ ज़्यादा पावर दी गई है ना, सेना ज़्यादा मजबूत कर दी गई है। और अक्सर यह समूही दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है ना, राजनीतिक दलों में खोट निकालते हैं, पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, ऐसा करते हैं। इस तरह से ये ताकतें सैनिक शासन को जायज़ ठहराती हैं, है ना, सैनिक शासन कायम कर लेती हैं। और छात्रों यहाँ पर इसलिए यहाँ पर सेना का, धर्मगुरुओं का और भूस्वामी अभिजनों का भी सामाजिक दबदबा है। इसकी वजह से भी कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। और विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद और यह आशंका कि कहीं परमाणु हथियार पाकिस्तान के इन आतंकवादी समूह के हाथ ना लग जाएं, है ना, सैनिक शासन को पाकिस्तान में देश पश्चिम तथा दक्षिण एशिया के पश्चिमी हितों का रखवाला भी मानते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है छात्रों? राजनीति और आर्थिक रूप से प्रभावित समाज की संस्कृति एक कम शक्तिशाली समाज पर अपनी छाप छोड़ता है। कथन का विवेचन कीजिए। राजनीति और आर्थिक रूप से प्रभावित समाज। अब इसके लिए यह कभी कभी बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद या नापसंद का दायरा बढ़ता है, तो कभी इसे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है। उदाहरण के लिए जैसे बर्गर मसाला डोसा का विकल्प नहीं है ना, बर्गर मसाले डोसा का विकल्प नहीं है, इसलिए बर्गर से वस्तुतः है कि कोई खतरा नहीं है। इस तरह नीली जीन्स भी हथकरघा पर बने खादी के कुर्ते के साथ खूब चलती है। और वैश्वीकरण हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है और सांस्कृतिक एकरूपता को उत्पन्न करता है, जो कि संस्कृतियों को अधिक विशिष्ट और अलग अलग बनाता है। अपनी संस्कृतियों को जो विशेषता प्रदान करता है। और यह केवल गरीब देश के लिए ही नहीं, है ना, समूची मानवता के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे पूरे विश्व की समृद्ध संस्कृति की धरोहर धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। वैश्वीकरण के कारण हमारी जो ये धरोहर है समाप्त होती जा रही है। इसका नेक्स्ट अथवा वाला जो क्वेश्चन है, अब देखो ये वैश्वीकरण से था तो ये भी वैश्वीकरण से ये क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना। वैश्वीकरण के आर्थिक निहितार्थ, है ना, की व्याख्या करें और अपनी राय दें कि क्या यह विकसित देशों के लिए अनुकूल था, है ना। विकसित देशों के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, फिर भी आप अपनी राय दे सकते हैं, आपकी राय सही होगी, आप अपनी इच्छा से लिखेंगे। तो छात्रों, वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि की है। अलग अलग देशों द्वारा आयात पर लगने वाले प्रतिबंध कम हो गए हैं। इसी प्रकार पूंजी की आवाजाही पर भी कम प्रतिबंध है। धनी देशों के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, अर्थात दूसरे देशों में धन लगा सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में। वैश्वीकरण ने कंप्यूटर तथा इंटरनेट से जुड़ी हुई सेवाओं का विस्तार भी किया है। वैश्वीकरण से लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है। उदाहरण के लिए 3 लाख भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका की सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। तो ये इसका उत्तर था छात्रों। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 है, भारत के विभिन्न भागों की क्षेत्रीय मांगें अनेकता के साथ एकता, यह भारत में अनेकता में एकता के सिद्धांत का उदाहरण है। क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं भी सहमत हैं तो आपको अपने विचार रखने हैं, है ना। तो हम इस मांग से, मैं तो इस मांग से सहमत हूँ। क्षेत्रीय आकांक्षा लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक तरीके से ही निपटाना होगा। जब हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाते हैं तब यह प्रतिरोध और अलगाववाद को बढ़ाता है।
ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देश में भी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने के स्थान पर लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका सबसे अच्छा है। अर्थात जितना हम उन्हें दबाएंगे उतना ही ज़्यादा ताकतें जोर करेंगी। सत्ता की साझेदारी, विभिन्न देशों के दलों और समूहों को केंद्रीय राज्य व्यवस्था में हिस्सेदार बनाना भी जरूरी है। और संविधान निर्माता की दूरदृष्टि थी। हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी दूरदृष्टि थी, इसलिए ही उन्होंने संघीय प्रणाली अपनाई। जो संविधान की 6ठी अनुसूची विभिन्न जनजातियों को अपने आचार व्यवहार और पारंपरिक नियमों को संरक्षित रखने की पूर्ण सहायता करती हैं, है ना, कि उनको अधिकार है। जो हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, उनकी जो संस्कृति है या परंपराएं हैं, उन्हें अपनी मर्जी से वो लागू रख सकते हैं। तो इस तरह क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिलता है। और भारत की राजनीति ने यह स्वीकार किया कि क्षेत्रीय लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। छात्रों, अब हम प्रश्न नंबर 24 को पढ़ते हैं। ये है ना गद्यांश के ऊपर है, तो ये है नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और उसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरी समुदाय का अधिकार होता है ना। तो संयुक्त पर है ना, ये साझे संसाधन की बात हो रही है। संसाधनों को कहते हैं कि जिन पर एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा या चरागाह, चरागाह कहते हैं जहाँ पशुओं को चराया जाता है। मैदान है ना, कुएं से सब लोग पानी भर सकते हैं। नदी साझी संपदा के उदाहरण हैं। और नदियाँ भी हैं, इसमें नदियों से सब पानी ले सकते हैं, कुएँ हैं। और क्या है, ये गलत आ गया, नदी है ये, है ना। और इसी कारण इस तरह विश्व के कुछ हिस्सों और क्षेत्र एक देश के प्रभुत्व है ना, संप्रभुत्व क्षेत्र अधिकार से बाहर होते हैं, है ना। इन पर सभी का अधिकार होता है, इसलिए उनका प्रबंधन साझे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी संपदा कहते हैं। तो वैश्विक संपदा या साझी संपदा, है ना, ये इनको आप जान गए होंगे इस पाठ को। अब बात करते हैं प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा साझी संपदा का उदाहरण है? अब देखिए, साझी संपदा का उदाहरण है इसमें, है ना, जैसे समुद्र सतह है, समुद्र सबका है, तो ये साझी संपदा का उदाहरण है। और छात्रों, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और इसके नेक्स्ट प्रश्न के लिए मुझे ऐसे करना है छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था है ना पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है? अब पर्यावरणीय मुद्दों से जो संबंधित है छात्रों, ये है UNEP। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या है? वैश्विक संपदा के लिए है ना सहयोग आसान क्यों नहीं है? और इसके लिए अब आप इसे देखेंगे, इसे थोड़ा क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। ये है वैश्विक संपदा के लिए सहयोग आसान क्यों नहीं है। तो इसमें काम की निगरानी नहीं की जा सकती। और क्या है? साझे पर्यावरणीय मुद्दों पर सहमति, है ना, सहमति संभव नहीं है, सहमति की कमी है ना। तो ये सहमति संभव नहीं है, या ऐसे कहें, सॉरी रबड़ तो है भी नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, सहमति संभव नहीं है ना, या इसकी सहमति की कमी है। तो ये हमारा बी उत्तर इसका बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्या कहता है? नीचे दिए गए मानचित्र का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प चुनिए। अब ये हमारा मानचित्र है। इसमें सबसे पहले हमें प्रश्न पढ़ने होते हैं। प्रश्न पढ़ने में हम अक्सर गलती करते हैं छात्र, है ना।
और कुछ छात्र इसका जो है क्या करते हैं, इसको फाड़ कर लगा देते हैं कॉपी में। पहला क्या प्रश्न है, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नेता से संबंधित राज्य। अब प्यारे छात्रों, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे मालूम है आपको? हमारे जो द्वितीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और वे हमारे कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से थे। तो डी है हमारा। तो पहले खाने में हम देखो यहाँ पर अभी आगे बताते हैं, तो ये है उत्तर प्रदेश, ये लगा लेते हैं, ये सही रहेगा अभी। और ये श्री अन्नादुरई से संबंधित राज्य, ये तमिलनाडु के थे। अब तमिलनाडु कहाँ पर है? तमिलनाडु सी से दिखाया गया है ना, तो यहाँ हम तमिलनाडु लिख सकते हैं, तमिलनाडु। और कर्पूरी ठाकुर है ना, ये बिहार राज्य से संबंधित थे। इसके बारे में तो कई बार क्लासों में चर्चा हुई है। ये थोड़ा सही कर लेते हैं, इसे लिखेंगे तमिलनाडु, है ना। और वीवी गिरी से संबंधित राज्य है। वीवी गिरी जो थे आंध्र प्रदेश के थे। इतनी बात आप जान गए होंगे। अब इसको हम तालिका में भरेंगे आगे, तो इसके लिए एक तालिका है। तालिका नहीं दी प्रश्न पत्र में, अच्छा ये तालिका यहीं दे रखी है। इसमें आप यहाँ पर क्या, ये 1 2 3 4 लिखे हुए हैं और यहाँ पर डी लिख देंगे, उत्तर प्रदेश लिख देंगे, नंबर 2 पर सी लिख देंगे और यहाँ पर तमिलनाडु लिख देंगे, यहाँ 3 पर ए लिख देंगे, यहाँ बिहार लिख देंगे और 4 पर बी लिख देंगे, यहाँ आंध्र प्रदेश लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा छात्रों। तो छात्रों ये वाला प्रश्न है, और हालांकि ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं। और ये दलाई लामा ने किस राज्य में शरण ली? छात्रों पता है ये कहाँ पर रहते हैं? हमारे हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो इसके सामने हम हिमाचल प्रदेश लिख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और ये क्या है, कौन सा राज्य सरदार पटेल से संबंधित? सरदार पटेल से संबंधित गुजरात है, कई बार ये आया है। और कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य था लेकिन बाद में 22वां राज्य बन गया? ये है हमारा सिक्किम। बहुत सुंदर राज्य है छात्रों ये। सिक्किम हो जाएगा। और ये है 1962 में चीन ने भारत के किस राज्य पर हमला किया, है ना? तो ये हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार, आंध्र प्रदेश, है ना। ये इस प्रकार से। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 26वां प्रश्न क्या कहता है छात्रों? ये कहता गया दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए हमारे पास कार्टून आ रहा है, ये कार्टून आप ध्यान से देखेंगे, है ना। और ये क्या कह रहे हैं प्रश्न संख्या, और इसको पहचानिए। तो ये कह रहे हैं 1977 के चुनाव में विजयी रहने वाले 2 नेताओं को पहचानिए। तो 2 नेताएं कौन कौन से हैं इसमें? तो अब कई सारे नेता हैं इसमें, जैसे आप किसी का नाम लिख सकते हैं। मोरारजी देसाई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, बाबू जगजीवन राम हैं, चरण सिंह जी हैं, है ना, और राजनारायण जी हैं, है ना। इनमें से कोई से 2 नाम लिख सकते हैं। और छात्रों अब एक प्रश्न ये कभी कभी आ जाता है, ये आप है ना, इस पर परेशान मत होना। मीसा क्या है? अब मीसा क्या है? ये है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, या इसको हम अंग्रेजी में कहें तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना। तो ये मीसा बन जाएगा। और ये क्या है?
आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम या मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट हो जाएगा। अच्छा, तीसरा जो प्रश्न है, कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों हुई, है ना। कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने का कारण बताना है। तो आपातकाल के कारण 42वां संविधान संशोधन, प्रेस सेंसरशिप, निवारक नज़रबंदी कानून का दुरुपयोग हुआ और इसका प्रचार विपक्ष ने किया और जनता की समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ही है पर फिर भी इसे जान लेते हैं। छात्रों, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिहार आंदोलन का आप पढ़ के आए हैं, खूब जयप्रकाश नारायण ने किया, क्योंकि छात्रों ने ही आमंत्रित किया था और जयप्रकाश नारायण ने कह दिया था कि मैं एक शर्त पर आंदोलन में हिस्सा लूँगा, ये उग्र नहीं होना चाहिए और इसे पूरे देश में फैलाना चाहिए। नेक्स्ट है, गुजरात में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? छात्रों, 1974 में गुजरात के छात्रों ने खाद्य पदार्थों के बढ़ते हुए दामों और खाद्य तेलों और ज़रूरत के अन्य सामानों के बढ़ते हुए दामों में भ्रष्टाचार के कारण दाम बढ़ रहे थे, इनका विरोध किया। छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जनता पार्टी पूर्ण अवधि तक सत्ता में बने रहने में क्यों असफल हो गई? कारण तो बहुत आसान है ना, जोड़ तोड़ के बनी थी। छात्रों, इसका है, मूल संविधान के अनुसार अनुच्छेद 352 के तहत देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण, है ना, या आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है, परंतु आपातकाल के बाद इसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर ये हो गया। और जनता पार्टी में क्या हुआ? छात्रों, जनता पार्टी में आपसी कलह हो गई। आपसी कलह या झगड़े के कारण वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर जो 27 है, ये क्या कहता है? यूरोपीय संघ को उच्च प्रभावकारी क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले कारकों को समझाइए, है ना। किस प्रकार से इसे यूरोपीय संघ को, है ना, प्रभावशाली बनाया जा सकता है? तो इसमें हम कहेंगे विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी है। और क्या है? इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। ये राजनीतिक कारण है। इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, पहले 2 थे अब 1 रह गया। और यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश, है ना, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी हैं। तो ये कारण हैं कुछ। और क्या है? यूरोपीय संघ, है ना, कूटनीति और वार्ता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए चीन के साथ मानवाधिकारों की उलझन और पर्यावरण, है ना, विनाश के मामले में। और सैनिक कारण भी हैं। सैनिक कारण क्या हैं? सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी बड़ी सेना है और इसका जो रक्षा बजट है अमेरिका के बाद आता है ना, सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है ना। इसके जखीरे में करीब 350 परमाणु हथियार हैं और अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दुनिया का दूसरा स्थान रखता है। प्यारे छात्रों, इसका जो अथवा वाला प्रश्न है ये है हमारा, आसियान शैली क्या है? आसियान शैली अक्सर आता है प्रश्न। आसियान समुदाय के स्तंभों के नाम बताइए। 3 स्तंभ है, इसमें उदाहरण बताइए, है ना, उद्देश्य बताइए। आसियान विजन 2020 के मुख्य घटक क्या हैं, इस पर आप चर्चा करेंगे। छात्रों, आसियान एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों के राजनीतिक और सुरक्षा मसलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना है और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना है, कानून के शासन को स्थापित करना है, संयुक्त राष्ट्र, है ना, के कायदों या कानूनों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी है।
और इसका एक उद्देश्य था दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करना भी है। और सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा बड़ा बना लिया है। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की इसकी शैली है ना। और यह इस तरह का उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है और इसको आसियान शैली भी कहा जाता है। आसियान के 3 स्तंभ हैं: आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सांस्कृतिक समुदाय, है ना। आसियान आर्थिक समुदाय के उद्देश्य, आर्थिक समुदाय के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना है। इस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था में भी सुधार करता है। आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाना, है ना। सैनिक टकराव से पहले ही मसलों को हल कर लेना, तो इसे सहमति पर आधारित है। और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है ना, आसियान देशों के बीच टकराव की जगह क्या करें, हम उन मसलों को बातचीत के द्वारा हल कर लें या सहयोग को बढ़ावा दें। आसियान विजन 2020 के घटक हैं कि बहुमुखी, है ना, विकास हो, बहुमुखी भूमिका और बातचीत को प्रोत्साहन मिले। अब छात्रों, प्रश्न नंबर 28 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, संयुक्त राष्ट्र में सुधार का मतलब सुरक्षा परिषद का पुनर्संरचना है। उपयुक्त तर्कों से कथन को न्याय संगत बनाइए। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा की बात करते हैं और सुधारों की बात करते हैं, किस लिए ज़रूरी हैं छात्रों, इस पर बात करते हैं। आज के परिदृश्य में यदि देखा जाए, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सोवियत संघ के विघटन के साथ शक्ति समीकरण बदल गए और कई नए देश संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के स्थायी सदस्यों को पूरे विश्व में स्थिरता लाने के लिए एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति दी है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और अन्य किसी देश को भी, है ना, प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वीटो शक्ति से स्थायी सदस्यों को विशेष स्थान मिलता है। और क्या स्थायी सदस्य विकसित औद्योगिक देश हैं, जिसे विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने से संयुक्त राष्ट्र संतुलित होना चाहिए। इस कारण सुरक्षा परिषद में सुधार अति आवश्यक है ताकि यह अधिक कारगर बन सके एवं नए सदस्यों का प्रवेश हो और उनको शांतिपूर्ण बहाली योगदान अथवा प्रयासों पर आधारित हो। अब इसका अथवा प्रश्न पढ़ते हैं छात्रों। मैंने कहा था जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो ये भी इसी से आएगा, है ना। अब आप समझ गए, क्योंकि है ना क्वेश्चन इस पार्ट से जितने का है ना, वो ही उतना ही बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र एक अपरिहार्य संगठन क्यों बनता है ना। बदलते संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए या इसको और अधिक मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, परस्पर निर्भरता और वैश्वीकरण बिना अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संभव नहीं है। और गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरणीय गिरावट के मुद्दे पर सहयोग को लागू करने के लिए और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, उनको धन मुहैया कराने के लिए, धन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो शांतिपूर्ण तरीके से हल करने में सहयोग करता है ना, शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व विश्वास बहाली करने में भी समर्थ है और संयुक्त राष्ट्र को बदलते संदर्भों में प्रासंगिक बनाने के लिए उठाए गए कदम, है ना, किस प्रकार से इसको हम और शक्तिशाली बना सकते हैं। शांति निर्माण आयोग का गठन होना चाहिए। राष्ट्रों द्वारा अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकारों की विफलताओं के मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी और आतंकवाद के
सभी स्वरूपों की निंदा करनी होगी। अब प्रश्न नंबर 29 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 29 है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष किन्हीं 3 चुनौतियों का वर्णन कीजिए, है ना। सबसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है छात्रों। राष्ट्र निर्माण की चुनौती जो हमारी दूसरी बुक का पहला लेसन है उससे है, स्वतंत्रता के समय भारत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, अतः देश के एकीकरण और एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं इन प्रांतों को एकता के सूत्र में बांधने का बीड़ा उठाया या जिम्मेदारी उठाई, है ना। और सरदार पटेल ने इन प्रांतों को स्वेच्छा से, है ना, राजा जो स्वेच्छा से मान गए वो मान गए, वरना कूटनीति से एकता के सूत्र में बांधा। और लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी छात्रों। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया। चुनौती यह थी कि संविधान से मेल खाता लोकतांत्रिक व्यवहार, है ना, बर्ताव चलन में आए। और क्या थी, आर्थिक विकास की चुनौती भी थी, ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ तबकों का, है ना। और एक तबकों का, इसमें ऐसा नहीं है कि सभी तबकों का भला हो। और असली चुनौती थी आर्थिक विकास करना तथा गरीबी के खात्मे के लिए है, या गरीबों को भी मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, कुछ रियायत देकर उनको भी सभी के बराबर में लाने का प्रयास करना। अब इसका जो अथवा वाला प्रश्न है छात्रों, ये भी इसी लेसन से आएगा, है ना। 1947 में भारत के विभाजन के 6 परिणाम का विश्लेषण कीजिए, है ना। 6 परिणाम बताने हैं, 6 नंबर का सवाल है। तो छात्रों 1947 में भारत के विभाजन के 6 परिणाम इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। विभाजन का पहला परिणाम जनसंख्या का सबसे बड़ा अनियोजित और दुखद स्थानांतरण था। बहुत ज़्यादा जनसंख्या को इधर से उधर आना जाना पड़ा, जिससे मानव इतिहास ने जाना। सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर हत्याएं और अत्याचार हुए। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग, है ना, दूसरे समुदाय के दुश्मन बन गए, एक दूसरे को मारने काटने लगे, है ना, हत्याएं करने लगे। छात्रों दोनों तरफ ही अल्पसंख्यक थे, इधर ही मुस्लिम अल्पसंख्यक, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों को अपना घर छोड़कर सीमा पर जाने के लिए मजबूर किया गया, है ना। लोगों को अपनी जान बचाकर भागना था। उनकी यात्रा के दौरान भी उन पर अक्सर हमले किए गए, उन्हें मार डाला गया, लूट लिया गया, है ना। दोनों पक्षों ने हजारों महिलाओं को, दोनों तरफ ही हजारों महिलाओं का बलात्कार किया गया, उनका अपहरण किया गया और उन्हें मार डाला गया। उनको धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। विभाजन ने लगभग 80 लाख लोगों को, है ना, सीमा पार करने के लिए मजबूर किया और विभाजन के कारण 5 लाख से लोग अधिक मारे गए। छात्रों विभाजन का एक अन्य परिणाम शरणार्थियों की समस्या थी, है ना। इधर शरणार्थी आ गए, उधर भी शरणार्थी रहे होंगे। सीमा पार करने वाले लोगों ने पाया कि उनके पास घर नहीं है, क्योंकि वो तो घर बार छोड़कर सब चले आए, अपनी जान के खातिर चले आए। लाखों लोगों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ शरणार्थी शिविरों में जीवन था। पहले बड़े खुश हो रहे थे हम स्वतंत्र हो जाएंगे, मगर ऐसी विभीषिका झेलनी पड़ी कि उन्हें शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। ऐसी स्वतंत्रता मिली, है ना। भारतीय लोकतंत्र, है ना, भारतीय नेतृत्व और भारत सरकार को इस तत्कालिक अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पड़ा। तत्कालिक जो तुरंत समस्या हुई, अप्रत्याशित इसलिए कहते हैं कि भारत सरकार को ऐसी तो संभावना ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। छात्रों संपत्तियों और वित्तीय संपत्तियों का विभाजन करना पड़ा, है ना। विभाजन का अर्थ है संपत्तियों के साथ साथ कर्ज या देनदारी, है ना, उसका विभाजन, वित्तीय संपत्तियों का विभाजन किया। मैंने बताया था जब सारी सामान बट रहा था छात्रों, एक सामान ऐसा था जो एक ही था। राष्ट्रपति महोदय हमारे जिस बग्घी में बैठते हैं वो अकेली बग्घी थी, है ना। उसे बांटना मुश्किल था, अतः उसके लिए टॉस किया गया और टॉस भारत के पक्ष में आ गया। तो राष्ट्रपति महोदय जो बैठते हैं उस समय की बग्घी हो। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा किया गया। और क्या था, अल्पसंख्यकों की समस्याएं थी। पाकिस्तान में मुसलमानों के बड़े पैमाने पर, है ना, पलायन के बाद भी भारत की कुल आबादी का लगभग 12% मुसलमान थे।
है ना। भारत में कुछ मुसलमान भारत से नहीं गए। भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों और अन्य, है ना, धार्मिक अल्पसंख्यकों से कैसे निपटा जाए, है ना, इनका भला कैसे हो। और छात्रों, विभाजन के कारण बंगाल को पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी बंगाल में विभाजित किया गया। पश्चिमी बंगाल भारत के पास है। इसी तरह पंजाब को भी, है ना, पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारतीय राज्य पंजाब में विभाजित किया गया। छात्रों, अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1989 में भारतीय राजनीति में हुए 3 मुख्य बदलावों का वर्णन कीजिए। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है छात्रों। 1989 में भारतीय राजनीति में आए 3 प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं। कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया, है ना। मंडल जो मुद्दा था वो उभरा, मंडल मुद्दा जो इसमें रिजर्वेशन की बात थी ओबीसी के लिए, और नई आर्थिक सुधार हुए। बाबरी मस्जिद मुद्दा, तो 1989 के चुनाव में 1989 के चुनाव में राजीव गांधी की हत्या के कारण कांग्रेस की हार हुई, और 1989 के बाद से लोकसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ, और बहुदलीय व्यवस्था के युग का उदय हुआ, और इसने गठबंधन सरकार के युग का नेतृत्व किया, जब क्षेत्रीय दलों ने सत्ताधारी गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई। 1989 के बाद से केंद्र में 9 सरकारें या तो गठबंधन सरकारें या अन्य दलों के द्वारा समर्पित अल्पमत सरकारें रहीं। इस चरण में अनेक क्षेत्रीय दलों की भागीदारी से भी सरकार का गठन किया जा सका। 90 के दशक में दलित और पिछड़े वर्गों और क्षेत्रीय दावों का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए शक्तिशाली दलों का उदय हुआ। अब इसके लिए अथवा है एक प्रश्न, इसे भी पढ़ लेते हैं। ये प्रश्न भी इसी लेसन से आएगा। कड़ी प्रतिस्पर्धा और कई संघर्षों के बीच ऐसा लगता है कि अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच एक सर्वसम्मति बन गई है, और किन्हीं 3 का विस्तार कीजिए। इसमें क्या है? कड़ी प्रतिस्पर्धा, हम आपस में जब चुनाव लड़ते हैं काफ़ी कंपटीशन होता है। कड़ी प्रतिस्पर्धा और कई संघर्षों के बीच ऐसा लगता है कि अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच एक सर्वसम्मति बन गई है, जो इस प्रकार से है, ऐसे लिखेंगे। अधिकांश राजनीतिक दल देश को समृद्धि और विश्व में आर्थिक शक्ति की स्थिति की ओर ले जाने के लिए आर्थिक नीति के समर्थन में थे। सभी राजनीतिक दलों ने शिक्षा और रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण और यहाँ तक कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में पर्याप्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए समर्थन किया, और देश के शासन में राज्य स्तरीय दलों की भूमिका को स्वीकार किया गया। जो राज्य स्तर के छोटे दल थे उनकी भूमिका बढ़ गई। गठबंधन की राजनीति ने राजनीतिक दलों का ध्यान वैचारिक, है ना, मतभेदों से हटाकर सत्ता की साझेदारी व्यवस्था पर केंद्रित कर दिया। इसलिए अधिकांश और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी भाजपा के हिंदुत्व विचारधारा से सहमत नहीं थे, फिर भी वे सरकार बनाने के लिए एक साथ आए और पूरे कार्यकाल के लिए सत्ता में रहे। तो ये था हमारा प्रश्न पत्र छात्रों, तो इसे ध्यान से आप कर लेंगे। हमारा अनुमान है कि इसमें से प्रश्न आ जाएंगे। अब हमारे बॉक्स में से भी प्रश्न नहीं आते हैं, तो काफ़ी है, इस प्रश्न पत्र को आसान कर दिया गया। छात्रों, यहीं पर हम इसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।